श्री राकेश मोहन प्रधान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्यालय तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज के अध्यक्ष संजीव कटारे के मुख्य अतिथि में आज दिनांक 28 जनवरी को हनुमान मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाईपास मऊगंज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट युवराज दीक्षित एवं अन्य लोग मौजूद रहे। आइए सीधे जुड़ते हैं संजीव कटारे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सूचना पर आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा। क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा होता है, हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्शन होता है कि बच्चों को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो उनके दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में होता है। तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी। हम आए थे, हमने सोचा था कि भाई थोड़ी देर हम बताएंगे, वापस चले जाएंगे। हम ही आए तो मैं लगा कि आप लोगों ने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया। फिर हमने हमारे युवराज जी को बुलाया कि भाई आप भी आ जाइए, मैडम को फोन लगवाए, प्रज्ञा मैडम को, कि आप भी आके थोड़ा बताएं, और ये आए। तो सभी आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा हमारे लिए। आज इस कार्यक्रम में पत्रकार लोग आए हुए हैं, हमारे साथी न्यायाधीश युवराज जी, वकील साहब, हमारा स्टाफ, मैडम प्रज्ञा पटेल, तो सभी का धन्यवाद। हमारा आप लोगों के बीच आने का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जो बेसिक कानून की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध हो सके। जैसे अभी पहले बोलने वालों ने साइबर लॉ का बताया और पॉक्सो एक्ट का बताया। ये सभी किसी न किसी तरह से हमारे से जुड़े हुए हैं, भले एक कम उम्र का विद्यार्थी हो या टीचर हो या पूरा स्टाफ हो। तो हमें अब चूंकि जो फ्रॉड लोग रहते हैं वो हमारे से इतने एडवांस होते हैं कि ऐसा बोलते नहीं कि हमारी सोच जहाँ से खत्म होती है वहाँ उनकी चालू होती है। बहुत एडवांस होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ट्रैक करने में उसमें। तो सबसे एक बोलते नहीं बचावी उपचार है। तो जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भाई हमें जैसे जो अननोन मोबाइल आए उसे रिसीव ना करें, OTP वगैरह किसी को ना बताएं, किसी लिंक से न जुड़ें, और बच्चे अपने साथ ही अपने घर वालों को ही बताएं। दूसरा एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम लगभग यहाँ साल भर हो गए, हमने यहाँ पे आत्महत्या का एक बड़ा वो देखा है, एक बड़ा देख के बड़ा वो हो जाता है कि महिलाएं, हो सकता कोई अनबन हुई हो, उन्हें एकदम से आत्महत्या कर लेती है। मतलब इतना दुखदायी होता है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि जब किसी महिला आत्महत्या करती है और जब पुलिस कार्रवाई करती है, चालान आता है, जब हम बयान लेते हैं तो उस महिला का फोटो रहता है। मतलब इतना दुखदायी होता है कि हम बता नहीं सकते। फिर उस महिला के माता पिता, भाई बहन बयान देते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऐसा बयान देते देते रो देते हैं। तो बहुत कष्टदायी होता है। तो खासकर हम बच्चियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग खूब पढ़िए भाई, खूब स्ट्रांग बनिए, आप लोग किसी पर डिपेंड ना करिए। ये पढ़ाई ऐसी है जो कभी खराब नहीं होगी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। और ये बड़ा केवल यहाँ पर ही, हम दूसरी जगह भी रहे, वहाँ इतना नहीं लगा जितना यहाँ पे आत्महत्या वाला होता है कि कोई बात बुरी लगी, आत्महत्या कर ली। ये थोड़ा स्ट्रांग बनिए भाई, ठीक है, सब जगह लड़ाई झगड़े चलते रहते। अच्छा, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने वाला मर गया, बड़ा दुख होता है। फिर उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे, हमें बहुत बुरा लगता। बहुत बार हम बयान बंद कर देते हैं कि जो महिला ने आत्महत्या की है उसका बच्चा 3-4 साल का आता है, हमारे यहाँ घूमता रहता। फिर हम पूछते बच्चा, बोले ये उसी का बच्चा जिसने आत्महत्या करी। तो आप सोचिए कि बिना माँ के कैसे जिएगा वो। ठीक है, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम थोड़ा एक कल्पना करें कि हमारे बच्चे, छोटा बच्चा और हम नहीं हो तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी। तो प्लीज इस बारे में बड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग भी थोड़ा अपने साथ में या घर परिवार या गांव में समझाएं कि छोटी छोटी सी बात पे नाराज होकर आत्महत्या नहीं करना भाई।
हर समस्या का समाधान है। अभी हमने एक केस देखा कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली, तो उस महिला के ससुर ने देखा कि इसने आत्महत्या कर ली, हो सकता हम लोग फंस जाए, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। तो कितना बुरा होता भाई, ठीक है इन्होंने आत्महत्या कर ली, जीवन समाप्त कर लिया, उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा, थोड़ा इस बारे में सोचे। तो इस मामले में हमारी बड़ी जवाबदारी, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, तो ये आसपास बताएं और हम लोग भी प्रयास करें। जैसे हर घर परिवार में थोड़ा बहुत विवाद चलता है, हमारे बहुत सारे पति पत्नी के केस आते हैं, हम समझाते हैं तो हम उनको समझा देते कि देखो भाई यार, तुम्हारे में अगर नहीं जम पा रही है तो अलग अलग हो जाओ, नहीं तुम साल भर साथ में रहोगे, फिर बच्चा होगा, फिर उसको सजा दोगे। तो प्लीज इस बात का बड़ा प्रसार करें कि एक तो ये आत्महत्या से बचे भाई, ना करें, घर परिवार सब जगह चलता है। दूसरा, बालिकाओं को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग खूब पढ़िए भाई, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना भविष्य आपका उज्जवल होगा। जैसे प्रज्ञा मैडम ने बताया, मैडम भी मेरे हिसाब से इधर आसपास के ही हैं, हाँ, देख के ऐसा लगता नहीं कि हम भी इनके जैसे बने। हमें रहने वाले इंदौर के वहाँ कमिश्नर है दीपक सिंह साहब, तो हमें मालूम पड़ा कि दीपक सिंह साहब इसी एरिया के हैं, दीपक सिंह सीनियर IAS। रीवा में हमारे कमिश्नर है BS जामोद साहब, बाबू सिंह जामोद साहब, उनका घर हमारे घर से 15-20 किलोमीटर दूर, बिल्कुल ऐसा ग्रामीण एरिया में है। तो आप थोड़ा देखिए कि भाई सब लोगों ने मेहनत की, इसलिए आज इतने ऊंचे पद पे गए हैं। तो प्लीज इसका पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, दूसरा हम एक बच्चों से ये भी कहना चाहते हैं, जैसे जो बड़े बच्चे हैं और टीचर है, जैसे हम कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम देते तो एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भाई भारतीय संविधान के बारे में हम लोग सब जानते हैं, हमें ये लिखना है उसमें कि आलोचनात्मक समीक्षा कैसे लिखना है। भाई बड़ी बड़ी एग्जाम PSC UPSC हम लोग देते हैं तो सब लोग तैयारी करके आते हैं, बाकी हम देखते नहीं कि उसमें कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। तो कारण यही है कि भारतीय संविधान की आलोचनात्मक समीक्षा। अब भारतीय संविधान की आलोचनात्मक समीक्षा में क्या क्या आता है, ये हमारे टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा काफी अच्छा, जैसे एक आता नहीं कि मूल कर्तव्य पे टिप्पणी लिखिए, तो मूल कर्तव्य क्या है, टिप्पणी क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिप्पणी में क्या आएगा। भाई सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जैसे 10th या 12th या हर क्लास में। तो बेसिक ये कि एक जरूरत है कि भाई किसी की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों पे समीक्षा कीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि उसमें लिखना क्या है, कि समीक्षा क्या होगी। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, टिप्पणी लिखिए, विशेषताएं बताइए। तो ये बहुत बारीक बारीक चीजें आप इस पे देखिए। हम लोग भी PSC देते थे तो ऐसा लगता था कि हम सिलेक्शन होता है क्यों नहीं, हम 12-12 16-16 घंटा पढ़ते। फिर जो जो टॉपर्स लोग में होते उनसे पूछते, और आजकल तो वो कापियां भी दिखाते हैं कंपटीशन एग्जाम की। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिए कि पढ़ने में एक्चुअल में प्रश्न पूछ क्या रहा और हम उसका जवाब क्या दे रहे हैं, और आप लोगों का बिल्कुल भविष्य उज्जवल है। जैसे सभी लोगों ने बताया कि फोन बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। फोन के भी दो उपयोग है भैया, आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो बहुत उपयोगी होती है। तो प्रयास करें कि अच्छे कामों में ही उसका उपयोग करें। दूसरी, जैसे आपके स्कूल का बड़ा अच्छा नाम है हनुमान विद्या मंदिर। हमारे बच्चे स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़े और गायत्री शक्तिपीठ में पढ़े, तो हमने देखा कि इन स्कूलों में जो एक वो कार्य व्यवहार या आचरण को बड़ा अच्छा सिखाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग बहुत बधाई के पात्र है, और बड़ी अच्छी स्कूल है, बहुत खूब अच्छा पढ़ें। कि भाई आप लोग एक लक्ष्य रखें कि हमें प्रज्ञा मैडम जैसा बनना है, या जैसे हमारे युवराज दीक्षित जी, ये टॉपर्स रहे, ये 130-40 जो जज बने उसमें नंबर 1 पे रहे, तो खूब मेहनत करी इन्होंने। तो भाई देख के देखा कि भाई हमें भी इनके जैसा बनना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल मेहनत करना है। आजकल किताबें उपलब्ध है, बहुत अच्छा पढ़ें भाई, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। भाई अगली बार जब कभी हम मिलेंगे तो आप लोगों में से ही
कलेक्टर, एसपी, थानेदार, जज, वकील, पत्रकार सब मिलेंगे। और दूसरा, जैसे मैडम ने बताया कि जैसे बच्चा स्कूल जाती है तो कुछ न्यूसेंसी टाइप के लोग बाइक लेके निकलता आगे पीछे, हम भी देखते रहते, हम महसूस भी करते। हम इससे पहले बालाघाट में थे सीजीएम, तो वहाँ हमने एसपी साहब से बात करके इन्हें गाड़ी लगवा दी थी कि जैसे ही बच्चा स्कूल में जाए तो पुलिस सादी ड्रेस में घूमती और पकड़ के कार्रवाई करती है। भाई आप लोग स्कूल जाते हैं, भाई स्कूल में कोई इस तरह से परेशान करे तो एक पूरा दिन खराब हो जाता है। अच्छा, दूसरा, जैसे सभी लोगों ने बताया कि गुड टच और बैड टच, भाई सीधा सीधा इसका अनुभव ये है कि कोई हमें ऐसी जगह टच करे जो हमें बुरा लग जाए, मतलब बैड टच, तो उसको सहन न करें भाई, उसका विरोध करें, शिक्षक को बताएं और घर पे बताएं। नहीं तो भाई, अच्छा ये ज़्यादा घर परिवार वाले ही करते, नातेदार रिश्तेदार, तो जब हम उसका विरोध नहीं करेंगे नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और जैसा बताया नहीं पॉक्सो अधिनियम, तो जैसे पहले से भी कानून बने हुए थे, विधायिका ने देखा कि भाई पुराने कानून से तो ये अपराध रुक ही नहीं पा रहे हैं, तो आजकल पॉक्सो अधिनियम बना है जिसमें 18 साल से कम का लड़का या लड़की के साथ कोई इस तरह की घटनाएं होती है तो उस पर बिल्कुल अलग से कार्रवाई होती है। अच्छा, दूसरा इसमें ऐसा है कि जैसे किसी बालिका या बालक के साथ कोई घटना हुई तो उसका नाम सार्वजनिक रूप से ओपन नहीं करते, ना पेपर में नाम आएगा, हम लोग भी बयान लेते तो उसका नाम नहीं लिखते, पीड़िता लिख देते हैं। दूसरा, अगर आपके साथ कोई घटना इस तरह की हुई है तो पुलिस को एफआईआर लिखनी ही है पॉक्सो केस में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी को फंसाना और इसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखवा दे। बाकी अगर कोई ऐसे कार्रवाई हो, कोई ऐसी घटना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, दूसरा, इसमें एज अ बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब प्रमाणित कौन करेगा, तो ये आरोपी को प्रमाणित करना है कि मैंने इसके साथ कोई घटना नहीं की। तो प्लीज, आप लोगों की अभी एज है भाई, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, इतने बच्चों में बहुत सारे बच्चे नंबर 1 पे रहते हैं, कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं, कुछ आखिरी नंबर पे रहते हैं, तो वो जो आखिरी नंबर या कमजोर, वो भी अपने आप को कमजोर ना समझे। भाई आप खूब मेहनत करें, जैसे हम मिलिट्री में देखते हैं ना कि ऐसी लाइन खड़ी होती है और जैसे ही बोलते कि पीछे मुड़, तो जो सबसे पीछे वाला होता है वो एकदम से आगे आ जाता है। तो जो बिल्कुल ध्यान रखें कि हम अपने आप को किसी भी तरह से कमजोर ना रखें, बहुत अच्छा पढ़ाई करें। और जैसे टीचर लोग हैं, टीचर लोग भी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वो आप लोगों के साथ भी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि हमने देखा कि हम भी 3-4 साल टीचर रहे थे, हमारी वाइफ भी अभी भी टीचर है, तो टीचर लोगों के साथ भी बड़ा वो करते हैं। तो आप लोग के साथ भी कोई ऐसी घटना हो या कोई प्रताड़ित या परेशानी या कोई भी ऐसा करे तो उससे बिल्कुल आप ना घबराएं। जैसे मैडम ने कहा, मैडम ईजी उपलब्ध हो जाती है, आप थाने पे कार्रवाई कर, मतलब ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि करना है। अगर कोई इस तरह की परेशानी हो तो आप बिल्कुल बताएं। और यहाँ पे भी जैसे सुनवाई नहीं होती, जैसे बहुत बार होता है ना कि भरण पोषण पति नहीं देता है या परेशान करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो उसका भी भाई हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट साहब क्या कार्रवाई करते हैं और बहुत सारे उपचार है। तो आज की स्थिति में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो परेशान रहे। बिल्कुल आप परेशान ना रहें, अपना काम करें और बच्चों को खूब पढ़ाएं। बच्चा खूब पढ़िए भाई, जब भविष्य में कभी आप लोगों की मुलाकात हो तो आप लोगों में से बहुत बड़े बड़े ऑफिसर या सभी लोग मिले और बताएं। और आज चूँकि हमारा भी जाके कोर्ट का काम भी है और स्कूल प्रबंधन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी।